हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को मेरे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सुस्त होंगे। आज मैं यहाँ पर आपकी दूसरी क्लास से शाम को मिल रहे हैं 5 बजे। आप लोग 5 बजे की क्लास को कंटिन्यूअस करिए। अगर ब्रेक चाहिए हो तो बताइए, फिर हम भी ब्रेक ले लेना। मैं 2 क्लास क्यों करूँ? क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। एग्ज़ाम आपके जब भी हो जाएँ, कोई सर्टेन नहीं है कि वो लास्ट तक ही हो, कोई सर्टेन नहीं कि वो पहले ही हो। तो मतलब एक डाउट में मत रहिए, कोर्स अपना कंप्लीट करे रहिए, बाकी जो होगा वो हम बाद में देख लेंगे। बट आपकी अगर प्रेजेंस नहीं है या अभी कुछ टाइम का है तो फिर हम वाली क्लास कहिए तो ब्रेक करते हैं, एक ही क्लास करते हैं जैसा आप लोग कहेंगे। लेकिन उसके लिए पंचुअलिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, वो काफ़ी अच्छा रहता है कि हाँ सही है, बच्चे ने आया क्लास किया, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा, मेरे लिए भी सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो पॉलिटिकल सेक्शन था सिविक्स वाला वो चल रहा है। मैंने नगर पंचायत की क्लास को कल ही स्टार्ट किया था। इसमें एक छोटा सा टॉपिक था जो लेफ्ट था, बच गया था, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। उसके बाद जो है इसमें एक चैप्टर और बचेगा जो कि अर्थव्यवस्था का है, तो वो आपको एक दिन में पूरा मैं कवर करवा दूंगी। तो आपका सोशल साइंस का जो सेक्शन है वो ही ओवर हो जाएगा। 50 नंबर का पेपर ये भी ओवर हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है इसमें। जितनी भी चीज़ें थी सारी इंपॉर्टेंट बता दी। अगर 2 टॉपिक छोटे छोटे कहीं बचे भी हुए हैं तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि उतने आते नहीं हैं। तो मैंने आपको बोला ही था कि मैं आपको सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। और मैथ का जो पेपर मैंने उस दिन करवाया था उसमें कहीं कहीं कैलकुलेशन की कुछ मिस्टेक है, तो फ्रेंड्स वो पुराना लिखा हुआ था, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने वहीं से पीडीएफ ले लिया। तो मैंने क्या किया था कि कॉपी मतलब देखा, फटाफट कॉपी किया और पढ़ाया आपको। तो मैंने कैलकुलेशन नहीं काउंट किए, तो इस वजह से थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। जोड़ घटाना भाग सबको आता है, ठीक है? तो उसके लिए आप वरी मत होइएगा। और वैसे भी दूसरी बार जब करवाएंगे तो करके करवाएंगे, टाइम नहीं मिला, मुझे क्लास देनी थी, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस। चलिए आइए फिर बात करते हैं यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आप जुड़े शानी के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे बताइए, पूछिए कमेंट बॉक्स में, आपको प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। ये है आपका लास्ट का सेकेंड चैप्टर। मैंने नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, चुनाव मतलब उनका कैसे होता है, कार्यकाल क्या है, काम क्या है, सारी बातें शेयर की थी। आज जो मुझे बताना है, जो टॉपिक छोटा सा शेयर करना है, वो है जिलाधिकारी के कार्य। डीएम के बारे में आप जानते ही हैं, सुने हैं ही हैं। जिलाधिकारी के कार्य कर्तव्य क्या है, यही सारी चीज़ें मुझे आपसे आज शेयर करनी है। तो आइए जानते हैं कि प्रशासन संबंधी जो अधिकार व्यवस्थाएं वो क्या है। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का पूर्ण उत्तरदायी जिलाधिकारी पर होता है कि एक जिले में शांति बनी रहे। चोरी और गलत काम और कहिए कि तोड़ फोड़, मार कुटाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर ना होने पाए, या एक ज़िले में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सारी संबंधित बातें होती हैं जो जिलाधिकारी होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि जब भी कभी बात होती है तो उनका ही गला दबाया जाता है। तो यहाँ पर है कि कह सकते हैं कि इसका यह कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पुलिस विभाग उसके नियंत्रण में रहकर ही जो पुलिस विभाग होता है वो उनके नियंत्रण में, उनके अंडर कंट्रोल में रहते हैं और सारे कार्य को सुचारू रूप से करवाते हैं। जिले की संपूर्ण सूचना जिलाधिकारी ही राज्य के सरकार के पास, जो गवर्नमेंट का, जो एक स्टेट गवर्नमेंट का टचअप होता है कि इनका संबंध है, ये सारी स्टेट की सारी जितनी भी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट हर जिले में कंट्रोल कर रही है, तो ये अपनी रिपोर्ट ऊपर को देते हैं। पुलिस वाले इनको देते हैं, ये उनको देते हैं। तो इनका जो एक तालमेल है क्रम है कार्य का, वो डिवाइडेड है। फिर जिले की किसी प्रकार का झगड़ा होने पर, जिले में कोई दंगा हो रहा है, कोई घटना हो रही, कुछ भी हो रहा है, शांति भंग होने का आशंका होने पर सभा और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है कि दिक्कत बढ़ रही है, लोग, आम जनता को नुकसान हो सकता है, तो जुलूस है वगैरह है, तमाम चीज़ें सब बंद करवा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जिलाधिकारी, जैसे कह सकते हैं कि मुहर्रम जब आता है, तो मुहर्रम आता है तो मुहर्रम से जो ताजिए वाजिए ले जाते हैं उनको भी एक डायरेक्शन उस दिन दिया जाता है। एक रास्ता अगर कहीं जहाँ भी उनको ले जाते हैं, करते हैं, सब मैंने देखा है। तो शहर नहीं ब्लॉक किया जाता, शहर किसी किनारे के रास्ते से उनको भेजा जाता है। या गुरु नानक बाबा की जो जयंती आती है तो वो लोग, मैंने देखा है, रोड पे पानी से धोते हुए, झाड़ू मारते हुए लेके जाते हैं। जो भी उनका कल्चर बहुत जानकारी नहीं है, तो ऐसा उन लोगों को भी देखा है। जैसे भरत मिलाप हिंदू धर्म में होता है, तो आप देखो कि उनको भी फिलहाल वो रात में होता है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये है कि आप देखोगे तो एक शहर से अलग होते हुए रास्ता निकालने का प्रयास किया था कि आम जनता को दिक्कतें ना हो। तो इसी तरीके से कोई दंगा हो रहा है, कोई जो है बजट आया, कोई नियम आया, कुछ भी कानून आया,
आया तो तोड़ फोड़ है, बस तोड़ रहे हैं, जाम किए हुए हैं, चक्का जाम किए, रोड जाम किए हुए, तो ऐसी कोई घटना अगर देखने को मिलती है तो डीएम के पास अधिकार होता है कि तुरंत प्रतिबंध लगा के वहाँ से उनको हटवा सकते हैं। सेना की सहायता भी ले सकते हैं इन सारे कार्य करने। गोली चलाने के आदेश आज्ञा, गोली वगैरह नहीं चलती क्योंकि उसके लिए बहुत हाई सुप्रीम कोर्ट की मतलब हाई पावर चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई पावर चाहिए होती तब, लेकिन फिर इतना बड़ा सीन क्रिएट ही क्यों जब आप कंट्रोल कर लो। इसके अतिरिक्त तो आप प्राकृतिक प्रकोप, जैसे प्राकृतिक कोई आपदा आ रही है उसमें कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। आइए फ्रेंड्स देखते हैं फिर, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोविड आया हुआ था, महामारी फैली हुई थी, तो नियम नहीं लगा था कि 6 बजे सुबह के अंतर्गत जो बिजनेस वाले हैं, मंडी वाले हैं, चले जाएं। फिर ऐसा एक नियम था ना, सब्जी लेने का टाइम ड्यूरेशन बना हुआ था, तो उसमें पुलिस लगी थी, जो निकल रहा था उसे लाठी चार्ज हो रहा था, पड़ी हुई थी, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिला था। तो प्राकृतिक आपदा आ रही है, बाढ़ आई है, रास्ता टूट गया है, कुछ भी है, तो उनका देख रेख करना ताकि आम जनता को ना प्रॉब्लम हो, इस सारी जिम्मेदारी उनकी होती है और वो फिर जनता की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उनका वो दायित्व होता है। आगे बढ़िए, न्याय संबंधी अधिकार भी, न्याय भी करते हैं। जिलाधिकारी को राजस्व संबंधी तथा किराया नियंत्रण कानून के अंतर्गत शहरी संपत्ति के विवादों के निपटारे से संबंध न्यायिक कार्य भी करने पड़ते हैं। ये नहीं कि सिर्फ साधे ऐसे कंट्रोलिंग, न्याय भी करना पड़ेगा, क्या उचित है क्या अनुचित है। इस कारण से उसे जिलाधिकारी, जिलाधीश भी कहते हैं। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकारी भी जिलाधिकारी को, जिलाधीश को प्राप्त होता है। तो ये इनके कार्य हैं। तीसरा है राजस्व संबंधी अधिकार। ये क्या है? जिलाधिकारी संपूर्ण जिले की मालगुजारी वसूल करता है, इससे संबंधित बड़े बड़े झगड़ों का समाधान भी करता है और इस कार्य से सहायता के लिए डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल आदि की सहायता लेते हैं, उनके साथ रहते हैं, कमेटी बैठती है, बातें होती हैं, मीटिंग्स होती है, बहुत सारी। जिले का सरकारी कोष इसी के अधिकार में रहता है। जिले का जितना कोष रहता है वो इनके अंडर कंट्रोल में रहता है, जब तक ये रहते हैं कि क्या देखना, क्या करना है, कितना कहाँ पे बांटना है, करना है, सारी देख रेख जानकारी, मतलब एक पूरा ब्यौरा उनको दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ें, ये कार्य वहाँ पर हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब निरीक्षण संबंधी कार्य क्या है? संपूर्ण जिले में शांति व्यवस्था का भार जिलाधिकारी पर होता है कि सुरक्षा भी बनी रहे आम जनता की और शांति भी बनी रहे, ये कार्य जिलाधिकारी का होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि प्रत्येक विभाग के निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया रहता है कि हर विभाग में आप जाके निरीक्षण कर सकते हैं। जिले के लगभग सभी विभाग में समय समय पर निरीक्षण होता है, चेकिंग होती है, जांच होती है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। विकास संबंधी अधिकार क्या है? यद्यपि जिले में विकास संबंधी कार्य की देखरेख के लिए एक मुख्य विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तथापि जिले के विकास का उत्तर जिलाधिकारी का होता है। तो जिले के विकास से विभिन्न विकास की योजनाएं क्रियान्वयन करना और उन पर नियंत्रण रखना जिलाधिकारी का कार्य होता है कि जिले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जिले को कैसे बना सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या दिक्कतें हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा की जाती, बात की जाती, कमेटी बैठती, सरकार के पास बजट भेजा जाता है, पास होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सब शासन व्यवस्था के एक, जैसे होता है ना कि अनुपालक हैं, देखते हैं, करवाते हैं, ये सब उनकी जिम्मेदारी, रक्षा करना, व्यवस्था रखना, शांति बनाए रखना जिले में, ये सारा कार्य उनका कार्यभार देखने का अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, जिलाधिकारी तक, शासन व्यवस्था तक वो ये नहीं पूछता जिलाधिकारी कौन होता है, ऐसे कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल वर्क वगैरह ज़्यादा पूछते जाते हैं कि शासन व्यवस्था के कार्य क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब इतना टॉपिक आपका क्लियर होगा। अब एक मेजर टॉपिक है यातायात से संबंधित है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। चलिए आइए, यातायात ट्रैफिक रूल का पालन क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कितना एक्सीडेंट होता है, ठीक है, कितने सारे एक्सीडेंट बाय मिस्टेक होते हैं, कितने सारे सडनली हो जाते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बच्चे को आगे बैठाए रहते हैं जो पेट्रोल टंकी होती है, बहुत सारे लोग देखिए उसकी बात में लग जाते हैं, वो बच्चा झांकने लगता है इधर उधर, तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो अक्सर ऐसे आप देखने को मिलता है। कभी कभी औरतों का एक्सीडेंट ये कैसे होता है, वो पीछे बैठी रहती हैं और पीछे की जो चाहे तो या तो पकड़ते इंसान, ऐसे मम्मी लोग कैसे बैठे, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, वैसे ही सब बैठते, जैसे लेडीज़ बैठती हैं एक साइड पे, वो पता नहीं कैसे बैठती हैं। गिरने का मैं तो कभी नहीं बैठ पाऊँ, मैं तो या तो सड़क के गिर जाऊंगी या तो फिर गई। तो उससे क्या होता है, बैलेंस है लोग बना लेते हैं, लेकिन या तो आगे पकड़े रहो और या तो पीछे आप जो है वो हैंडल पकड़े रहो, कुछ पकड़े रहो ना बाइक पे। अक्सर लोग, मम्मी लोग क्या करती, पापा लोग की पैंट पकड़ी रहती, पैंट में जो बेल्ट से फंसाते हैं, मैंने अक्सर देखा है, उसमें उंगली डाल के पकड़ी रहती हैं, ठीक है। अब हम लोग तो जब बैठते हैं तो आर पार करके बैठते हैं, तो अक्सर ऐसा क्या होता है कि वो जो ब्रेक वेक आया, ध्यान नहीं दिए और ऐसा हो, ऐसा एक आध इंसिडेंट ऐसा हो चुका है मेरे जानने वालों में कि वो ऐसा हुआ सडनली, और वो कब गिर के आंटी गिर गई और 1 डेढ़ घंटा हो गया और वो बोलते जा रहे हैं, खूब हवा थी, पता ही नहीं चल, बाद में जब देखी तो अरे बैठी ही नहीं क्योंकि पतली दुबली थी।
बाद में फिर 1 घंटे वापस ले 1.5 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वापस लौट के आए तो देखे वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। तब भर में हॉस्पिटल ले जाते जाते डेथ हो गई उनकी। और जबकि एटलीस्ट आई थिंक 50 अप्रॉक्स थी वो, बहुत बुढ़ी भी नहीं थी। तो ये सारा सीन देखने को मिलता है, ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट सुनने में मिले हैं जो होते हैं। तो क्या नियम है, आप ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करते, बच्चों को देखो तो इतनी तेज से गाड़ी को घुमाएंगे, एक्सलेटर करेंगे, इतनी तेज से हॉर्न बजाएंगे, साउंड पोल्यूशन करेंगे, गाड़ी को भी ऐंठेंगे। लड़कियां भी हैं करती हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं करती हैं, मैं किसी का कोई बायस तरीके से नहीं बढ़ा रही हूँ। लड़कियां भी देखिए, नहीं चलाना आता है स्कूटी, नहीं कार चलानी आती है, घर से मिल गई है, बस रेते भरी हुई हैं ये। अरे यार, अपने चक्कर में तुम दूसरे को लेके जाओगे, वे मतलब अपने जान में 4 लोग की और जान फंसाओगे। सीख लो, अच्छे से कर लो, तब निकलो, क्या जल्दी है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो रूल वगैरह नहीं फॉलो करोगे तो अब तो ट्रैफिक के नियम है, आपका तुरंत आपका चालान कट जाएगा। देख रहे हो आप, कोविड के बाद चालान बहुत कटने लगा है। तो ये सब सीन है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल आप लोग बहुत लोग जानते हैं, चलाते हैं, करते हैं, तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। सबसे पहले निर्धारित लेन में ही वाहन चलाएं। जो आपका लेन है रिटर्न का, जाने का, आने का, आप उसी में अपना गाड़ी चलाओ। ओवरटेक से दूरी बनाओ, ठीक है। इसीलिए इंडिकेटर की लाइट दी रहती है। आप गाड़ी के सारे इंडिकेटर को समझो कि रेड लाइट जल रही है तो, साइड साइड की जल रही है तो, कुछ हो रहा है तो, सबका इंडिकेटर है, सबको सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए खुद के लिए भी। और सपोज करिए कि ये कहा जाता है कि सामने वाले ने गलती की, सामने वाले की वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ, तो आप तो सतर्क होकर चलो, आप तो उससे दूरी बना के, वो भांग पिया हुआ है। मैं मानती हूँ कि सामने वाले ने दारू पी हुई है, तो आप तो दारू नहीं पिए हो ना, तो आप तो अपनी सुरक्षा करके चलो। क्या होगा आखिर, पहले अक्सर ऐसा होता था कि मैं भी जो है, मेरी बड़ी गंदी आदत थी कि मैं भी रोड जब क्रॉस करती थी तो टू व्हीलर को तो सोचती ही नहीं थी, फोर व्हीलर या कुछ भी आया तो उसको मैं हाथ दे के अपना क्रॉस कर देती थी। तब मुझे एक बार डांट पड़ी इस चीज़ को लेके कि वो 4 चक्के वाला है और उड़ा के निकल जाएगा, तुम्हारी एकदम जो है चटनी हो जाएगी, तुमको कोई मतलब नहीं होगा, वो निकल जाएगा। तब से मैंने वो नोटिस किया और मैंने कभी भी क्रॉस करते समय बाइक पे 4 चक्के जा रहे हैं, कुछ भी बहुत दूर है तो ठीक, अगर लग रहा है कि निकल जाएगा तो मैं रुकती हूँ, उनको नहीं रोकती। पहले मैं उनको रोकती थी, बहुत जिसके मुझे डांट पड़ी, एक ही बार पड़ी, तब से छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि आप ओवरटेक ना करो, आप अपनी दूरी बनाए रहो, आप अपने रास्ते से एकदम सही चलो, एकदम सतर्क चलो, फिर आपका भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नो एंट्री का खास ख्याल रखें, नो एंट्री है तो शांति से रुके, अपने टाइम पर जाएं। सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि सबसे जो है मजबूत हिस्सा अगर बॉडी में कोई है वो दिमाग है, और सबसे पहले चोट उसी पे लगती है। तो हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि हेलमेट बहुत बार जान बचा देता है, ठीक है। सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ ज़रूरी होने पर हॉर्न बजाएं, ज़रूरत हो तो हॉर्न बजाएं, ना ज़रूरत हो तो बेवजह ना बजाएं। गति पे कंट्रोल रखें, एक नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चलाएं। वाहन पार्किंग का विशेष ध्यान रखें कि पार्किंग है कि नहीं, वहीं पर आप खड़ा करें, अन्यथा आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी। तो ये सारे नियम हैं, ठीक है। हमेशा जो है अपने बाएं चलना चाहिए, ये कहते हैं ना, हमेशा उन्हें बाएं चलना चाहिए, लौटते समय दाएं करना चाहिए, दाएं बाएं देख के रोड क्रॉस करनी चाहिए, कौन आ रहा है, इंडिकेटर, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, फुटपाथ पे चलना चाहिए। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो ये सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो आपको पता है। आगे चलते इसी के साथ कुछ सिम्बल्स हैं वो दिखाती हूँ। देखिए, ये है एक तरफा ट्रैफिक का सिग्नल। यदि आपके वाहन को चलाते समय इस प्रकार का चिन्ह आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पर दिख रहा है, तो मतलब आप समझ जाइए कि गलत साइड से वाहन चलाना दंडनीय अपराध हो सकता है, क्योंकि एक साइड का ट्रैफिक है, एक तरफ का ट्रैफिक का सिग्नल आपको ये दिखा रहा है। आगे चलते हैं इसी के साथ दूसरा सिंबल। देखिए, एक तरफा ट्रैफिक का ये भी नियम है, क्योंकि फिर कौन सी साइड से ट्रैफिक है वो पता चलना चाहिए ना। इस चिन्ह का मतलब है कि आप गलत साइड से वाहन नहीं चला सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना होगा, आपको बताया जाएगा कि किधर गलत है। दोनों सिंबल है, सिंबल्स को ध्यान रखिए। आगे चलते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। दोनों दिशा में चलने वाले वाहन वर्जित है, उनको ध्यान रखना। ये वाला सिंबल देखिए, दोनों दिशा में वाहन चलाना वर्जित है, क्योंकि दोनों तरफ आपका क्या है, ट्रैफिक है, आवागमन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, बाएं हाथ नहीं मुड़ना है, ठीक है। बाएं हाथ नहीं, आपको यदि यह चिन्ह दिखाई देता है तो समझ ले कि बाएं हाथ की तरफ वाहन चलाना पूरी तरह से मना है। इस तरह का मना है तो दाएं हाथ आपको नहीं मुड़ना है, उधर साइड भी मना है, क्योंकि हो सकता है कोई कार्य हो रहा हो, ठीक है। कार्य प्रगति पर एक बोर्ड लगा रहता है ना, तो रोड रोड बनती है। तो नो ओवरटेकिंग है, यदि किसी आपको चाहे वाहन चला रहे हो ऐसा चिन्ह दिख रहा है तो समझ जाओ कि वाहन को ओवरटेक करके आगे नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्किंग, पी के नीचे अगर पी है, कट के है, तो नो पार्किंग का सिंबल है। यदि चालक को यह चिन्ह नहीं दिखाई देता है तो उसका मतलब ये है कि ये पार्किंग का बिल्कुल भी स्थान नहीं, आपको अलाउ नहीं है।
फिर नो स्टॉपिंग है, ये क्या इस चिन्ह का मतलब है कि चलते वाहन को क्षेत्र के अंतर्गत रोकने का अनुमति नहीं, क्योंकि अगर एक गाड़ी चल रही है, चल रही, अगर एक हल्की सी रुकी तो पीछे की दे करके पूरी हो जाएगी। अक्सर बहुत सारे एक्सीडेंट आपको ऐसे देखने को मिले हैं कि किसी एक महाशय की गलती की वजह से शेष बहुत सारी जिंदगियां दांव पे लगी होती हैं। तो ये कार्य आपको वहाँ पर नहीं करना है, खासकर हाईवे पे तो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर यू टर्न का सिंबल है, ये कैसा बना है, यू बनता है और उल्टा होता है। यू टर्न, इसका चिन्ह का मतलब ये होता है कोई भी वाहन चालक किसी भी वाहन को वापस यू टर्न नहीं ले सकता है, क्योंकि अब हाईवे पे चल रहे हो तो ऐसे आप जब यू टर्न का टाइम आएगा तभी आप यू टर्न कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे आप यू टर्न नहीं मार सकते हो, चालान भी कटेगा और आपकी वजह से और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रक वर्जित है। जिस रोड पे जैसे नो एंट्री 8 बजे लग जाती है, आप लोग क्या कैसा होगा नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ पे 8 बजे नो एंट्री लग जाती है। 8 बजे के बाद अगर कोई ट्रक पास होगी तो या तो जो जुर्माना भरेगी, ठीक है, वो खिलाएगी, और नहीं तो फिर वो जो खड़ी रहेगी। फिर 8 बजे क्यों, फिर 8 बजे सुबह से लेके 8 बजे रात तक मेरे शहर में नो एंट्री बंद रहती है। ट्रक आना वर्जित है, चाहे पुल है, क्योंकि ये लोग एक बहुत रफ्तार में चलते हैं, एक्सीडेंट इतना करते हैं कुछ कहने को नहीं। तो यहाँ पर है कि सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक ट्रक अलाउ नहीं है शहर में। तो यदि आप चिन्ह को यातायात के मार्ग में नजर आ रहे हैं तो समझ ले कि यहाँ पर ये चीज़ बाधित है। फिर साइकिल वर्जित है। अब ये कहाँ से है देख लेते हैं। निशान का मतलब है कि उस क्षेत्र में यातायात के मार्ग पर आपको साइकिल चलाने वाले, क्योंकि जहाँ पर हाईवे होगा, बहुत तेज स्पीड होगी, या चौराहा होगा, या पासिंग होगी, क्रॉसिंग होगी, वहाँ पर साइकिल मना होगी, क्योंकि इंसान आएगा, वो बाइक चलाता है या कोई चला रहा है, वो चला जाएगा, आपको देखेगा नहीं। तो जब जो चीज़ मना है वहाँ पे वो कार्य नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए, बैलगाड़ी, तमगा और जो है ये सारी चीज़ें, रिक्शा चलाना सब अलाउड नहीं है। आप देखते हैं कि रिक्शा वालों की वजह से बड़ा एक्सीडेंट होता है और खड़े होकर तमाशा करते हैं, क्योंकि वो इतनी छोटी सी उनकी होती है, वो लेकर हर जगह पे घुस जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत मार खाते हुए मुझे रिक्शा वाले दिखे हैं कि ऐसा अक्सर हुआ है कि मैंने देखा कि एक बार ऐसे जा रहा था और कोई माँ अपनी बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने जा रही थी, वो भी घुसा, वो भी घुसी, माँ जो थी वो सही डायरेक्शन में थी, ई रिक्शे वाले की गलती हुई थी, उसके बच्चे को चोट लगी अर्ली इन द मॉर्निंग, हाथ पे कट गया, ब्लड बहने लगा, तो उसकी माँ ने चप्पल से मारे हैं उसको और लोगों ने भी मारे, क्योंकि सुबह 8 बज रहा है, उसके बच्चे को चोट लग गई, ब्लड बह रहा है, तो मारेगा नहीं कोई इंसान, मारा था उसको, बहुत अच्छा किया था। तो ऐसा देखने को मिलता है कि ये लोग जो है ना, एक तो लड़के हैं 15-15, 20-20 साल के, 18 साल के चलाते रहते हैं अक्सर, देखो बड़ा जो चलाता है सही चलाता है, लेकिन जो लड़के चलाते हैं ये देखिए, ये रास्ते में बदतमीजी करते हैं, गलत कार्य करते हैं, जो बेमतलब का कार्य करते हैं, तो ऐसी वजह से इंसिडेंस होता है, उस बच्चे को चोट लग गई बेमतलब का। फिर आप फुटपाथ पे चलने की जगह है तो आप रोड पे क्यों चल रहे हो, तो ऐसा प्लेन चलने पे वर्जित है। तो इस सारे सिंबल्स को आपको ध्यान रखना होगा। फुटबॉल हर जगह, गांव में तो फिर एकदम खुला रहता है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आराम से चलो। फिर जहाँ पर वाहन वगैरह मना है, जहाँ पर ट्रक जाने का, बड़े बड़े लोडर जाने का रास्ता दिया गया है, तो आप वहाँ पे अपने वाहन को ले जाना मना है। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे थोड़े बहुत। अब मैं आओ देखो, ये सारे से बताए हैं, ग्रीन रेड लाइट वगैरह आपको पता है एकदम तरीके से, रेड है तो नहीं जाना है, ग्रीन है तो जाना है, ये आपको मालूम है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको करा देते हैं, ध्यान रखिए। यातायात के नियम क्या होते हैं सिंपल तरीके से, 1 नंबर 2 नंबर में बन सकता है, तो आप लिख दीजिएगा कि सड़क परिवहन के निर्बाध स्वचालन के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों को ही यातायात का नियम कहा जाता है। सड़क सुरक्षा हेतु यातायात के नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, कोई उसमें स्पेशल या अन्यथा नहीं है। यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि सड़क यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए, सड़क दुर्घटना से सुरक्षा के लिए, अन्य नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात के नियम का पालन करना आपको आवश्यक है, अदरवाइज आपको जुर्माना वहाँ पर भरना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है, दूसरा हो गया, ताकि ये सब नियम रहे तो आप दूसरे को दिक्कत ना हो। ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट का क्या अर्थ होता है। ट्रैफिक सिग्नल लाल लाइट के अर्थ ये होते हैं कि आपको वाहन को निर्धारित रेखा में रोक देना चाहिए। येलो लाइट का क्या मतलब होता है, इस ट्रैफिक सिग्नल में येलो लाइट के चलने से पी लाइट होती के लिए तैयार रहें, चलने के लिए मतलब आप तैयार रहें, अर्थ प्रकट करती है। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल में येलो लाइट ऑन होती है, आपको चलने के लिए तैयार हो जाना है। जैसे आप देखते हो कि ट्रैफिक सिग्नल 3 लाइट लगी होती, वही चीज़, अगर लाल जल रही तो रुक जाओ, अगर येलो हो गई तो मतलब आप तैयार कर गाड़ी स्टार्ट कर लो, और उसके बाद फिर ग्रीन पे है तो आप निकल जाओ। ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन लाइट का मतलब क्या है कि आपको अर्थ ये प्रकट करता है कि अब आपको, इसका अर्थ ये है कि अब आपको आगे बढ़ सकते हैं, मतलब आप आराम से फ्रीली हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत आगे बाधा समथिंग कुछ भी नहीं है, कोई रोक नहीं है। आगे चलिए। तो फ्रेंड्स, ये 3-4 प्रश्न थे, क्योंकि मैंने लाइट का टॉपिक अभी यहाँ पर नहीं बताया था, ये बोल दिया कि ये चीज़ें, इसलिए प्रश्न में ले लिया कि नियम बता दिया, नियम है, कुछ सिग्नल्स है, देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको ये जो लाइट वाला संबंधित टॉपिक था वो बता दिया।
तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास मैं आपकी करती हूँ ओवर और ये चैप्टर भी मैं आपका करती हूँ ओवर। इसमें अब कुछ नहीं बचा है और जो कुछ थोड़ा बहुत होगा भी प्रश्न के दौरान हम कर लेंगे। जैसे प्रश्न कराना स्टार्ट करती हैं तो वो भी आपके हो जाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचा है, वो भी है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था वाला। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ बातें हैं तो वो हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे। जैसा कि सारा सब्जेक्ट आपको बताते आए हैं तो कोई प्रॉब्लम उसकी भी नहीं होगी। फिलहाल के लिए मानिए कि आपका सारा सिलेबस खत्म है, एसएसटी भी खत्म है। सीडीबी में एक चैप्टर 2 चैप्टर बचा हुआ है, 1 डेढ़ चैप्टर है, 2 चैप्टर मान लेंगे, जिसमें आपको मीन मोड मीडियन वो बहुलक वगैरह माध्य वगैरह निकालने के लिए है तो वो थोड़ा आपको बता देंगे। प्रश्न फिलहाल नहीं आता है, बहुत कम ही समय में आया है। परिभाषा लिखने को आती है, सवाल लगाने को नहीं आता है। उसमें हमने नहीं देखा है, बहुत पहले कभी एक आध बार आया लेकिन नहीं आया है। और एक कुछ अधिगम से संबंधित कुछ बातें हैं जो हम आपको बता देंगे। चलिए फ्रेंड्स फिर ये क्लास करते हैं ओवर। आप शाम को मिलिएगा रात में 9 बजे। आज जहाँ तक है 9 बजे का जो टाइम रहेगा आपका लाइव टेस्ट होगा। टेस्ट दैट मीन जो यूपी टेट की 4 क्लासेस मैंने ली तो उसमें आपको जितनी बातें बताई है उसका पहले प्रश्न करवाएंगे, तब नए सेट नए मतलब सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो उसके लिए सभी को आना है। लाइव प्रश्न का टेस्ट होगा आज को 9 बजे रात में। सभी को ईच एंड एवरी वन इंडिविजुअल को मैं बोल रही हूँ, सभी को आना है। ध्यान रखिएगा लाइव होगा, कोशिश यही रहेगी हर तरीके से कि मैं लाइव आऊँ और आपके वो प्रश्न आपको लाइव करवाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।